बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस एसएलओ से जो हमने नॉलेज कंक्लूड किया है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, हमारे जहन में सबसे पहले जो बात होनी चाहिए वो ये कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बायोलॉजी में बुनियादी प्रोसेस की अहमियत रखता है। होता क्या है और कहाँ होता है, अगर हम देखें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट हर लिविंग सेल के अंदर आपके पास ये प्रोसेस हो रहा होता है। हम करते क्या है, हम इस प्रोसेस के दौरान जो हमने फूड बनाया है या हासिल किया है बाहर से, जो फूड है उसे हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में। हम इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ये बात पढ़ चुके हैं कि एटीपी जो है ये हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है। हम ये एनर्जी क्यों बनाते हैं, ये एनर्जी हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इस एनर्जी से सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। सेल जो डेली के अंदर रेगुलरली जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहा है, हम वो रिएक्शंस जो हैं उसके दौरान जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमें यहां से मिल रही होती है। अब अगर हम देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये दो तरह की होती है। एक आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये तब होती है जब आपके पास सेल के पास ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में तब हो रही होती है जब आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होती है। फर्क, बुनियादी फर्क क्या है, वो ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हम देखते हैं कि आपके पास जो स्टार्टिंग रिएक्शन है वो ग्लाइकोलिसिस है। अब ये वाहिद प्रोसेस होता है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, इससे आगे मजीद हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। इसलिए हम देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कम एटीपी बन रहे होते हैं। जबकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आए जहां पे ऑक्सीजन यूज हो रही है, वहां हम देखते हैं कि हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इन तीनों स्टेजेस के दौरान हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो ओवरऑल क्या करती है कि यहां पे एटीपी की सिंथेसिस को बढ़ा देती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पहली टाइप से, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास तब होगी जब आपके पास सेल के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसा कब होता है, किस तरह के एनवायरनमेंट में होता है? जनरली हम देखते हैं ऐसे एनवायरनमेंट जहां पे नेचुरली ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास हाई माउंटेन रेंजेस होगी, या इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हमारी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो उस वक्त हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमारा सेल जो है वो एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये आगे से दो तरह की है। एक हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हम एनारोबिक की अगर बात करें तो एनारोबिक में जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो रिएक्शन होता है वो ग्लाइकोलिसिस का होता है। और ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि आपके पास जो ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, इसकी ब्रेकडाउन की जाती है एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। अब इस प्रोसेस के दौरान आप देखते हैं ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होकर दो पायरुविक एसिड के जब मॉलिक्यूल्स बनाता है तो इस वक्त आपके पास यहां पे NADH बनते हैं और साथ ही साथ हमारे पास ATP बन रहे होते हैं। अब ATP जो है ये तो आपकी एनर्जी करेंसी है, तो फिर NADH क्या है? NADH जो है ये आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सेल एनर्जी स्टोर करता है ताकि जब उसे इसकी जरूरत पड़े तो वो इसे कन्वर्ट करके एटीपी की शक्ल में एनर्जी को यूज कर सके। अब यहां तक का जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कॉमन है, चाहे आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। फर्क आता है कि अगर आपके पास सेल के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम है या खत्म हो चुकी है तो आगे फिर वो क्या करता है, वो पायरुविक एसिड को ले जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर आपके पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो तो इस तरह की रेस्पिरेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। और अगर यहां पे आपके पास एक अल्कोहल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही हो तो हम इसे
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। अब हम इस सारे प्रोसेस में अगर आप देखो जहां पे फर्मेंटेशन हो रही है, यहां पे हमारे पास एक NAD का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये जो NAD का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसको दोबारा ले जाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, जहां इसके अंदर मजीद एनर्जी स्टोर करके NADH बनाया जाता है। अब अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमें पता है हमारे पास पायरुविक एसिड बन चुके हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे मसल्स में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और इस दौरान जो NADH बने थे इन्हें यूज करके NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कब हो रही होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। होता क्या है कि हमारे मसल्स के पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ये कम हो जाती है और उसके अंदर जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल सेल्स को एरोबिक रेस्पिरेशन छोड़ के एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आना पड़ता है। दूसरी अगर हम टाइप देखें तो ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये कहां हो रही है? ये हम देखते हैं हमारे पास यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया के अंदर होती है। होता क्या है कि जो पायरुविक एसिड है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाता है एक स्पेशल अल्कोहल के अंदर, और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसी प्रोसेस के दौरान आप देखते हो अगेन आपके पास जो NADH है ये यूज होता है और कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव के अंदर। फायदा क्या है? हमारे पास इस प्रोसेस में जो अल्कोहल बन रही है इसे फिर हम देखते हैं, हम कमर्शियली यूज करते हैं, जैसे कि मशरूबात बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली वो मशरूबात जिनमें अल्कोहल होती है, जैसे आपके पास बियर है, वाइन है, या इवन हम जो ब्रेड यूज कर रहे होते हैं वहां भी आप देखते हो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है। हां, जो बात आपने याद रखनी है वो ये कि वहां जो अल्कोहल बन रही होती है वो इवेपोरेट कर जाती है, ब्रेड का हिस्सा नहीं रहती। सेकेंड हमारे पास टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपके पास तब होगी जब सेल के पास ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मौजूद है, और सेल इस प्रोसेस में क्या करेगा, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, नंबर 2 वाटर मॉलिक्यूल, और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हमने ये प्रोसेस करवाया, इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल है, और 3 पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। 1 बाय 1 हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, जैसा कि हमने देखा पीछे भी कि ग्लाइकोलाइसिस आपके पास एक कॉमन स्टेप है जो एनारोबिक और एरोबिक दोनों में हो रहा है। इसमें होता क्या है, हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं और इससे पायरुविक एसिड बनाते हैं, लेकिन जब हम पायरुविक एसिड बना रहे होते हैं उसी दौरान हम देखते हैं यहां पे हमारी एनर्जी करेंसी ATP भी बन रहा होता है, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी जो है वो NADH मॉलिक्यूल की शक्ल में फर्दर स्टोर कर दी जाती है ताकि हम इसे बाद में यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है क्रेब्स साइकिल। अब यहां पे आप देखते हो कि आपके पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्क वाज़ेह होता है। अभी तक हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुविक एसिड बना था ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों में बन रहा था। अब अगर सेल के पास ऑक्सीजन मौजूद है तो हम देखते हैं कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले जो पायरुविक एसिड बना है इसे कन्वर्ट किया जाता है एक मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोए। ऐसा कैसे होता है, हम पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के साथ एक कोएंजाइम A कंबाइन करते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं एसिटाइल कोए के अंदर। इसी दौरान आप देखते हो कि आपके पास अगेन एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे आप स्टोर करते हो NADH के अंदर, और साथ ही साथ आप देखते हो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। देखो पायरुविक एसिड के अंदर हमारे पास 3 कार्बन एटम्स थे, लेकिन जो आपके पास एसिटाइल कोए बना है इसमें आप देख रहे हो आपके पास 2 कार्बन एटम है। तो तीसरा कार्बन एटम कहां गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज कर दिया गया। ये जो अब एसिटाइल कोए बना है इसे आप देखोगे एंटर करवाया जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, और इस दौरान क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोए है जब ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा
तो वो कोए जो हमने स्टार्ट में इसे बनाने में यूज किया था वो यहां पे रिलीज कर दिया जाएगा। और इस सारे प्रोसेस का नतीजा क्या होगा कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ ही साथ हम देखेंगे मजीद हमारे पास एनर्जी रिच NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे और एक और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल FADH2 भी बनेगा, और कुछ थोड़ी सी अमाउंट में आपके पास यहां पे डायरेक्टली ATP भी बन रहा होगा। अब यहां तक हमने पढ़ा और हमने देखा कि आपके पास ज्यादातर जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बन रहे हैं वो NADH और FADH की शक्ल में, डायरेक्ट ATP की सिंथेसिस बहुत कम हो रही है। तो फिर आगे हमें मजीद एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करना पड़ता है ताकि ये जो आपके पास एनर्जी रिच कंपाउंड्स बने हैं इन्हें भी हम ATP की शक्ल में कन्वर्ट कर सकें। यहां हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का थर्ड और लास्ट स्टेप आता है जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो फाइनल स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं कि हम इन NADH और FADH के मॉलिक्यूल को फाइनली कन्वर्ट करते हैं ATP की शक्ल में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां हो रही होती है ये आप लोगों ने याद रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। हमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन जो हमने यहां डायग्राम में शो नहीं की हुई क्योंकि हमारा उससे अभी कंसर्न नहीं है, दूसरी आपके पास आती है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का पोर्शन है उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब होता क्या है, अच्छा उस पर जाने से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या चीज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम देखते हैं कि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं इन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन पंप्स। ये जो प्रोटॉन पंप्स हैं इनके साथ आप देखते हो कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं अटैच, ये भी प्रोटीन्स होती हैं। तो ओवरऑल ये प्रोटीन्स ही हैं जिनमें से कुछ को हम प्रोटॉन पंप का नाम दे रहे हैं और बाकी को हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम दे रहे हैं। ये जो आपके पास ओवरऑल प्रोटीन्स की कलेक्शन आती है इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होता यह है कि आपके पास पिछले रिएक्शन के दौरान जो NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल बने हैं ये आएंगे और आके अपने वो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन्स को ट्रांसफर कर देंगे। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं NADH से। हमारे पास NADH का मॉलिक्यूल आया और इसने आके क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए प्रोटॉन पंप को। अच्छा इसे हम प्रोटॉन पंप क्यों कह रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन तक ट्रांसफर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी यहां पे रिलीज करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज होगी ये जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम प्रोटॉन पंप्स का नाम दे रहे हैं ये क्या करते हैं, ये इस एनर्जी की मदद से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के दौरान। तो आपने देखा कि चूंकि इनका काम क्या है कि इन्होंने NADH से आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करना है और उससे हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तभी हम इन्हें प्रोटॉन पंप का नाम देते हैं। यही प्रोसेस आप देखोगे आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसपोर्ट होंगे इनकी एनर्जी को यूज किया जाएगा और मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयंस को स्पेस के अंदर जो मेम्ब्रेन्स के दरमियान है यहां ट्रांसपोर्ट किया जाता रहेगा। फाइनली क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें आखिर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिसीव करेगा और ये हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलके वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आपके पास ओवरऑल आप देखते हो कि वो जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुई थी वो कंप्लीट होती है और आपके पास जो तीन प्रोडक्ट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ATP, इनमें से दो प्रोडक्ट हमारे पास बन चुके हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस हमने स्टार्ट इसलिए किया था कि हम एट द एंड जो मेन प्रोडक्ट है एनर्जी वो हासिल कर सके, जो कि अभी भी हमने डिस्कस नहीं की। अब अगर हम आए ATP फॉर्मेशन की तरफ तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो हमने देखा कि मैट्रिक्स के हाइड्रोजन आयंस जो थे इन्हें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था। ये जो ट्रांसफर किया जा रहा था इस दौरान हो ये रहा था कि ये हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहे थे। जब ये यहां इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहे थे अब इनके पास यहां पे एनर्जी ज्यादा थी और दूसरा इनकी यहां पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा होना शुरू होगी। अब आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जबकि मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये मैट्रिक्स के अंदर आ सके। इनको जो रास्ता दिया जाएगा वो एक और प्रोटीन या एंजाइम के थ्रू दिया जाएगा जिसे हम एटीपी सिंथेज का नाम देते हैं। ये जो एटीपी सिंथेज है ये इन हाइड्रोजन आयंस को, जिनकी एनर्जी ज्यादा है और इनकी यहां पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, इन्हें यहां से ट्रांसपोर्ट करेगा और दोबारा मैट्रिक्स के अंदर लाएगा। लेकिन इस दौरान जब हाइड्रोजन आयंस यहां से पास कर रहे होंगे, ये जो एटीपी सिंथेज है ये इनकी एनर्जी लेगा और उस एनर्जी की मदद से एक फॉस्फेट को एटीपी में ऐड करके फाइनली आपके पास एटीपी बना देगा। तो इस तरह हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन जो NADH से आए थे उनकी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज किया गया और हाइड्रोजन आयंस को दिया गया, और वो हाइड्रोजन आयंस जब एटीपी सिंथेज में से गुजरे तो एटीपी सिंथेज ने उस एनर्जी की मदद से एटीपी बनाया। तो ओवरऑल आपके पास यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है, जिसमें हमारे जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जो है उनकी सिंथेसिस को कंप्लीट किया जाता है। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं चाहता हूं बच्चों कि आप एक एनिमेशन भी देखो, जिससे आपके यही कंसेप्ट जो है वो दोबारा बेहतर होंगे। और बच्चों जहां आपने मेरा लेक्चर सुना उसके बाद ये वीडियो देखी, मैं चाहता हूं कि एंड पे आपके पास जो कुछ मजीद सवालात मैंने यहां वर्कशीट की शक्ल में ऐड की है, मैं चाहता हूं कि आप इसको भी दोहराएं, आप यहां पे इन सवालात को भी अटेम्प्ट करें ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और बेहतर हो सकें और चीज जो है वो आपको देर पा याद रहे। मैं उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद रहा होगा, समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।